अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज एक और डायमंड जुबली फिल्म का हम रिव्यू देंगे और बताएंगे उसके डायरेक्टर के बारे में और रिव्यू के बारे में। उस फिल्म का नाम है संगदिल, जो कि रिलीज़ हुई थी अप्रैल 1982 को। नाजरीन, हसन तारिक साहब इसके डायरेक्टर थे और ये संगदिल फिल्म जो थी वो हसन तारिक साहब जो माया नाज डायरेक्टर थे, जिनके क्रेडिट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त और सुपरहिट फिल्में, उनकी ये आखिरी फिल्म साबित हुई थी। ये फिल्म जो थी कराची में बेम्बिनो सिनेमा पर रिलीज़ हुई और बेम्बिनो सिनेमा के साथ साथ वहाँ के बाकी सिनेमाओं पे भी रिलीज़ हुई। और नाज़रीन, जो 51 वीक्स तक का रिकॉर्ड है वो हमारे पास आता है कि बेम्बिनो पे इसके 51 वीक्स मुकम्मल हुए थे। और बाकी चीज़ें जो थी वो भी आप देख लें। बाकी लाहौर में ये फिल्म जो थी प्रिंस सिनेमा के ऊपर, जो लक्ष्मी चौक में बड़ा ज़बरदस्त सिनेमा है, प्रिंस सिनेमा पर रिलीज़ हुई थी। और इसके साथ अगर आप देख सकें तो, क्योंकि पंजाब के सर्किट के सिनेमाओं में एक गुलिस्तान सिनेमा भी इसके साथ छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो रावलपिंडी में ये फिल्म आई थी गुलिस्तान सिनेमा पे। प्रिंस सिनेमा के ऊपर जब जो है वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 सितंबर को यहाँ पे आंगन फिल्म रिलीज़ हुई और 3 सितंबर तक ये फिल्म जो थी वो लगी रही प्रिंस सिनेमा पे। और प्रिंस सिनेमा पे भी इसके जो ऐड आते थे उसमें जो नाजिया हसन का गाना है, जिसके ऊपर हम बाद में आते हैं, डिस्को दीवाने, उसका भी जिक्र है। और एक पैगाम भी है जिसमें लिखा गया कि जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्में या फिल्में देखना छोड़ रखी हैं उन बेखुदगी की वजह से, वो ये फिल्में देखने के लिए ज़रूर आए। ये भी प्रिंस सिनेमा के हवाले से उसके ऊपर लिखा गया है। और हसन तारिक साहब इसके चूँकि डायरेक्टर थे। नाज़रीन, इत्तेफाक की बात देखिए, हम हसन तारिक और रानी के हवाले से और हसन तारिक की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, नूर जहां साहिबा के हवाले से भी बात करना चाहेंगे इस वीडियो में कि हसन तारिक साहब के हवाले से उनका क्या था। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। हसन तारिक साहब, जैसे मैंने पहले बताया, शानदार गोल्डन जुबली या हो सकता है प्लाटिनम जुबली फिल्में भी उनके क्रेडिट पर रही हों, लेकिन डायमंड जुबली फिल्म उनके क्रेडिट पर नहीं थी। 2 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ हुई, जबकि 24 अप्रैल या 25 अप्रैल उसी साल, यानी इस फिल्म के लगने के 2 या 3 हफ्ते के बाद हसन तारिक साहब का इंतकाल हो गया। और अपनी जो आखिरी फिल्म थी वो उनकी पहली डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई। वो उसको डायमंड जुबली होते हुए नहीं देख सके। ज़ाहिर है वो फिल्म जो थी 2, 3, 4 हफ्ते महीने के बाद ही डायमंड जुबली के अंदर दाखिल हुई होगी, या 5 महीने के बाद। तो इस वजह से वो इसको ये वाले इतनी बड़ी जो अपनी सक्सेस थी या उनको जो क्रेडिट मिलना था या मिल गया था, वो उसको नहीं देख सके। और जैसे मैंने बताया 24 या 25 अप्रैल को उनका जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त अखबारों ने इस खबर को ऐसे रिपोर्ट किया कि नींद फिल्म, यानी जो नूर जहां की फिल्म थी, नींद उनकी पहली फिल्म थी, नींद फिल्म का खालिक अब्दी नींद सो गया। आपको स्क्रीन के ऊपर ये खबर नज़र आ रही होगी और साथ में हसन तारिक साहब की तस्वीर भी है। हसन तारिक साहब और रानी साहिबा के हवाले से हम, और जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सरे राय हम पहले डायमंड जुबली फिल्म संगदिल के ऊपर आ जाते हैं। संगदिल फिल्म उसकी कहानी यह है कि नदीम साहब अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों की माँ नहीं है। बच्चे जो है अपनी अम्मी लेके आना चाहते हैं, अपने बाप की दुल्हन लेके आना चाहते हैं। तो बाबरा जो है वो गाना गाने वाली होती है, उसको वो पसंद आ जाते हैं, बच्चों को पसंद करते हैं, वो ले लेते हैं, शादी करवा लेते हैं। और इस तरीके से जब वो नदीम साहब को लेके मरी या किसी भी जगह हनीमून पे जाती हैं, वापसी पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, नदीम का इंतकाल हो जाता है। और इस तरीके से दूसरे नदीम की एंट्री होती है। बच्चों की माँ को परेशानी होती है, उसने बताया नहीं होता कि आपके बाप की इंतकाल हो चुका है। इस वजह से वो किराए के ऊपर लेके आते हैं उसके बाप को कुछ महीने, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पैसे वैसे दे के। तो इस तरीके से इसकी ये कहानी है और बच्चे उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये भी एक है। डायरेक्टर इसकी सैयद नूर इसके राइटर हैं। एस ए गुल साहब एवरन्यू पिक्चर की थी, एस ए गुल साहब इसके प्रोड्यूसर थे, बाद में सजाद गुल और एजाज गुल और जो एवरन्यू स्टूडियो के मालिक हैं। तो इस फिल्म को में बाबरा शरीफ, नदीम, बिंदिया, असलम परवेज़, नन्ना साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम रोल सबिया खानम साहिबा इन्होंने अदा किया था। और सबिया खानम साहिबा को कितना पसंद करते थे हसन तारिक साहब, उनको कनीज़ फिल्म के लिए भी कितना एग्री किया था जब वो फिल्में छोड़ चुकी थी, वो हम अपनी वीडियो में बता भी चुके हैं आपको। तो ये फिल्म की डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, सेट के हवाले से भी ज़बरदस्त। हसन तारिक साहब तो वैसे ही मशहूर थे, आपको पता है, सेट लगाने के लिए वो बड़े ज़बरदस्त शानदार हैं।
फिल्म का जो पहला है बच्चों के साथ बाप का, वो भी बड़ा अच्छा चलाया है। बाबरा की एंट्री बहुत ज़बरदस्त है। बाबरा शरीफ ने को जिस तरीके से वो कन्विंस होती है या बच्चों के साथ उसकी इंटरेक्शन दिखाई है, केमिस्ट्री दिखाई है, फिर नदीम साहब के साथ, वो भी ज़बरदस्त है। और जो ट्रांजिशन है ख़ास तौर पे जो नया नदीम आता है उस हवाले से ट्रांजिशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे है, बच्चे जो हैं वो, खैर बाकी चीज़ों में बाद में आता हूँ। जो ट्रांजिशन दिखाई है नदीम की, जब दूसरे वाले नदीम की एंट्री होती है, वो शुरू में आप देखें कि वो किस तरीके से बाबरा जो है वो गाड़ी चला रही है और नदीम की एंट्री है, उसमें वो आगे आगे चलते हुए जा रहे हैं। उनको दिखाया है कि अपन ये करता है, अपन ये लफड़े वफड़े में नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से उसको संगदिल दिखाने की कोशिश की है, ये दिखाया गया बदमाश, वो ज़बरदस्त है। लेकिन बाद में जब बच्चों के साथ यही संगदिल नदीम अपने बच्चों के साथ, बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि हमारा सगा बाप है, और जबकि नदीम की मूछें साफ करवा के बाबरा जब ले आती है बच्चों के साथ, जो पहला सीन है वो भी बहुत अच्छा है। पापा, 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 आप कहाँ चले गए थे पापा? आपने फोन क्यों नहीं किया था पापा? नदीम साहब ने सूट तो पहना हुआ है, लेकिन इनके अंदर वही संगदिल किस्म का और वही जो एक अनपढ़ टाइप या सड़कों के ऊपर पला हुआ जो जिस तरीके का बंदा होता है, वो वही नजर आता है उसमें। एमएम साहब, अभी टाइगर को भूख लगा है, खाने का इंतजाम करो। और उसके बाद जब ऐसा ऐसा फिर सबिया खानम के साथ है, नन्ना के साथ, नन्ना को थप्पड़ भी मार जाते हैं बड़े जोर से नदीम साहब। मैं तो तेरे 40वें का इंतजाम कर रहा था, तू सबिया खानम के साथ, जो कि उनके घर की एक मम्मी होती हैं, काम करने वाली होती हैं, या उनके बच्चों की गवर्नेंस होती हैं। तुम कोशिश करके देखो, तुम इंसान से हैवान नहीं बन सकता। ये मम्मी का एक्सपीरियंस है। वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और लेकिन बाद में जो ट्रांजिशन दिखाई है, इस एक संगदिल आदमी की जो तब्दीली उसमें इंसान के, मैं आपको अपन आपको तुम्हें या अपन तुम्हें इंसान बन के दिखाएगा, जिस तरीके से वो दिखाया है। फिर बच्चों के सामने भी जब वो एंड पे कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी, हमने तुम्हें दुख दिया, हमें माफ़ कर दो। अपन तुम्हारे साथ बहुत सख्ती किया, तुमको बहुत तकलीफ दी, अपन को माफ कर दो। वो भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर बच्चों को जब सोता हुआ नदीम ये देखते हैं, वो जो ट्रांजिशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा नदीम साहब का जो वो वाला शुरू वाला जो एक उनकी कॉन्टीन्यूटी है कि वो कुछ चबा रहे होते हैं, जो भी वो सौंफ है, जो भी बबल है, च्युइंगम है, जो भी, वो अच्छा है। और अपने मुंह के ऊपर इस तरह हाथ भी मारते हैं। वैसे बाय द वे शाहरुख खान को चलते चलते फिल्म में भी इसी तरह वो मारते हैं, तो वो तो खैर बड़ी बाद की फिल्म है, लेकिन वो याद आ जाता है। नदीम अपने आप को मारते हैं जब वो अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन करना चाहते हैं। वो भी डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है इन तमाम चीज़ों का। नदीम साहब की अदाकारी भी अच्छी है, अदाकारी पे भी आते हैं। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ है कि नदीम, जो पहले वाले नदीम है जो मर जाते हैं, जिस वक्त उनके बच्चे गुम होते हैं, तो उनकी परेशानी, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई, जितने वो केयरिंग दिखाएं अपने बच्चों को लेके। वो थाने में तो तलाश कर रहे होते हैं, उसमें चेहरे के ऊपर इतनी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं नज़र आती जब वो ढूंढ रहे होते हैं बच्चों के, बच्चे कहाँ चले गए। और इसी से जुड़ी एक और चीज़ है, अगर कि जब ये मरी से वापस आते हैं, सारा कुछ वहाँ पर ठीक है, मरी से वापस आते हैं, ठीक है, बच्चों को से मिलने की जल्दी होती है, बच्चों को लेके नहीं गए होते दोनों मियाँ बीवी, लेकिन नदीम साहब अचानक गाड़ी तेज़ कर लेते हैं, गाड़ी तेज़ हो जाती है। मुझे कम से कम ये लगा जिस तरह गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, लेकिन वो बाबरा को नहीं बता, बाबरा बार बार पूछती है उनकी बीवी कि आप गाड़ी क्यों तेज़ चला रहे हैं या गाड़ी को ऐसा चलाएं। तो ये समझ देखने वाले को समझ में नहीं आता कि नदीम बच्चों को मिलने की वजह से जल्दी में है, जो कि मेरे ख्याल में जिस तरह पहले मैंने सीन जोड़ा है उसके साथ, वो भी नहीं, वो बताते भी नहीं है कि जल्दी में है वो इस किस्म की। खुदा के लिए देख के चलो ना। और फिर ब्रेक के हवाले से भी नहीं बताया कि ब्रेक फेल हो चुके हैं गाड़ी के, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अदरवाइज फिल्म में मैंने जिस तरह बताया, टेम्पो के लिहाज से उसका एक क्लाइमैक्स है बकायदा, उसके लिहाज से सब ज़बरदस्त है। बाबरा शरीफ की अदाकारी ज़बरदस्त है। सबिया खानम ने बहुत ही अच्छी अदाकारी की है। वो तो मानवी अदाकारा थी, उनको उनकी क्या तारीफ़ की जाए। लेकिन जो इसके फिर गानों की तरफ आ जाते हैं, गाने मेरा बालमा आने वाला है, जो बाबरा की एंट्री है ज़ाहिर है वो दिखाते हैं, वहाँ पे बच्चे सुनते हैं, नदीम भी सुन रहे होते हैं बैठ के। लेकिन जो मशहूर गाना नाजिया हसन का, मेरे ख्याल में इस फिल्म की डायमंड जुबली के होने में जहाँ हदायतकारी का हाथ होगा, जहाँ नदीम साहब और बाबरा का हाथ होगा, वहाँ पे इस गाने का बहुत ज़बरदस्त हाथ है। क्योंकि सिनेमाओं के ऊपर जब इश्तहार आते थे तो बाकायदा उसके ऊपर लिखा होता था कि डिस्को दीवाने। बाद में ये इंडिया ने भी
अपनी ये जो फिल्म थी काजल की, खैर उसमें मैं गेस्ट एंट्री थी, आपने देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी ये डाला था गाना डिस्को दीवाने। तो ये मेरे ख्याल में इसको क्रेडिट देना चाहिए, इस गाने को लाजमी, उनका इस गाने का लाजमी हाथ है। आगे जाके फिर वो आओ ना प्यार करें, ये भी बहुत ज़बरदस्त गाना है। नाहिद अख्तर और महनाज के गाने हैं। फिर बिंदिया के ऊपर जो गाना है तुम्हें प्यार है या करते हो या करते हो तो यूं तो सही यूं ही सही, ये गाना भी अच्छा है। और जो छुपना छुपाना कितना अच्छा खेल है, ये गाना भी ज़बरदस्त है। तो गाने इसके सिचुएशन के हिसाब से हैं, भर्ती का गाना कोई नहीं है, ज़बरदस्ती का गाना कोई नहीं है, उसका भी बड़ा ख्याल रखा गया है। तो ओवरऑल इस फिल्म को क्रेडिट देना चाहिए और हसन तारिक साहब को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि ज़िंदगी वाकई एक संगदिल चीज़ है, एक बड़ा वक्त जो है वो भी बड़ा संगदिल है कि जिस बंदे ने ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से अपनी फिल्मों का आगाज़ किया, वो उसको क्रेडिट मिला भी डायमंड जुबली फिल्म का, तो वो उसके मरने के बाद वो ये खुशी नहीं देख सके हसन तारिक साहब। अब आते हैं हसन तारिक साहब की लाइफ के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि हसन तारिक साहब की, जब कहा जाता है कि जावेद फाजिल साहब ने जो नदीम साहब के साथ फिल्म बनाई थी 88 में रिलीज़ हुई थी बाज़ार हुस्न, वो हसन तारिक की ज़िंदगी के ऊपर बनाई थी और सलमा आगा ने वो गालबन रानी का किरदार किया था। वो कितना सही था, फिल्म तो मैंने देखी हुई है, लेकिन जो मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तारिकिन वैसे बाय द वे नाम होता है उस फिल्म में, बाज़ार हुस्न में। लेकिन रानी साहबा के हवाले से कहा जाता है कि पता नहीं रानी साहबा ने इनको घर से निकाल दिया था, तो इन्होंने हसन तारिक ने अपने एक बक्सा उठाया था और कोठी से बेदखल कर दिया। इस तरह की तो कोई खबरें नहीं मिलती। अलबत्ता ये ज़रूर है, ये कहा जाता है कि एक खबर भी है 77 की है या उससे पहले की है कि हसन तारिक साहब, रानी जो है इंतज़ार करती रहती है, हसन तारिक साहब रानी के इंतज़ार की दास्तान, और हसन तारिक साहब फिल्मों के हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते घर के हवाले से। और ये भी कहा जाता है कि ये उस टाइम की खबर है कि बाहमी रजामंदी के साथ तलाक हुई थी इन दोनों की, बाहमी रजामंदी के साथ, कि वो टाइम नहीं देते। अली सुफ़ान आफाकी साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि रानी साहबा ने उनसे शिकायत की थी कि आप ये हमें टाइम नहीं देते, तो इन्होंने फिर हसन तारिक साहब को कहा था, इनका क्योंकि दोस्ती थी उनके साथ, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं देता तो हूँ, मैं तो स्टूडियो जाता हूँ या घर जाता हूँ, लेकिन अच्छा आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। लेकिन बहरहाल ये तलाक हो गई थी। और शादी कैसे हुई थी कि निगत सुल्ताना जो थी, निगत सुल्ताना साहिबा के हवाले से भी आपको बताते चले, नींद फिल्म में वैम्प का किरदार अदा किया था निगत सुल्ताना ने। और बड़ा दिलचस्प किस्सा आपको बताते चले यहाँ पे कि जिस वक्त नींद फिल्म बन रही थी, हीरोइन थी नूर जहाँ और इसमें वैम्प का किरदार अदा कर रही थी निगत सुल्ताना। ऑल दो नूर जहाँ बीवी थी उस वक्त शौकत हुसैन रिजवी की, इजाज़ साहब से शादी नहीं हुई थी गालबन। तो नूर जहाँ का मेरे ख्याल में कोई घरेलू मामला ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि नूर जहाँ जो थी वो भी हसन तारिक साहब को पसंद करती थी और हसन तारिक साहब के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा डोरे भी डाले थे। लेकिन और कहने वाले ये भी कहते हैं जो उस ज़माने में असद जाफरी साहब बड़े, जिस तरह अली सुफ़ान आफाकी साहब ने कहानी लिखी है पूरी फिल्मों के हवाले से, इसी तरह अली सुफ़ान आफाकी असद जाफरी साहब ने भी लिखी। उन्होंने भी कहा कि नूर जहाँ और ये हमने बगैर लाइट के और बगैर कैमरे के एक सीन देखा। वो सीन क्या था कि नूर जहाँ जो थी वो रात को मिलने के लिए आई थी और उनको लेके जाना चाहती थी कहीं पे, तो हसन तारिक साहब ने उस वक्त इनकार कर दिया। तो उन्होंने उनको गोल मोल सा जवाब दिया था। लेकिन नूर जहाँ को नहीं पता था कि ये निगत सुल्ताना के साथ शादी करना चाहती है, और जबकि निगत सुल्ताना को लेके नूर जहाँ की फड्डा भी था आपस में। ये भी हम अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं कि निगत सुल्ताना शौकत हुसैन रिजवी से कहीं फ्री हो रही थी किसी फिल्म के सेट पे, तो नूर जहाँ को किसी ने शिकायत कर दी थी और उन्होंने बाकायदा आके हाथापाई की थी, लड़ाई मार कुटाई की थी सेट के ऊपर आके। तो ये भी है। लेकिन बहरहाल हसन तारिक साहब को वो यूरोप लेके जाना चाहती थी शादी के बाद। ये खबर बड़ी मुस्तरद खबर है, अथेंटिक खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन जो कुरा था शादी का वो उस वक्त निगत सुल्ताना के हक में निकला। बाद में एमी भी इनकी ज़िंदगी में आई हसन तारिक साहब के, लेकिन सबको कंप्लेन बहरहाल यही थी। निगत सुल्ताना साहब के साथ तो उनकी साहिबा के साथ तो उनकी बन नहीं सकी थी, उनकी मेंटल कैलिबर की वजह से कहा जाता है। लेकिन बाकी जो शादी थी वो रानी को भी टाइम देने के हवाले से थी, जो कि नाकाम हो गई थी। तो ये थी हसन तारिक साहब की एक छोटी सी, कभी इनके ऊपर पूरी हम वीडियो बनाएंगे इस पे, लेकिन आज हमने क्योंकि हसन तारिक साहब की ये आखिरी फिल्म थी, इस हवाले से ज़रूरी समझा कि आपको इस हवाले से भी कुछ ना कुछ बताते चलें। बामी रजामंदी से जिस तरह मैंने कहा कि वो तलाक हुई थी और इसमें बाकायदा सब
वो कोई शिकायतें और लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह शामिल नहीं थे। और ये भी कहा गया था कि उस वक्त 4 फिल्में जो करी थी हसन तारिक साहब की, वो भी उन्होंने कहा था कि तलाक के बाद वो फिल्में मुकम्मल करूँगी, तो वो फिर मुकम्मल भी की गई थी। लेकिन बहरहाल अपनी आखिरी फिल्म में उन्होंने रानी को नहीं रखा। शुरू में आप ढूंढते रहते हैं कि रानी के बगैर कौन सी फिल्में कम आपको नजर आएंगी, लेकिन आखिरी फिल्म जो संग दिल थी, जो डायमंड जुबली फिल्म थी, उसमें रानी नहीं थी। उसका अहवाल भी आपको बता दिया, उसके सन में भी आपको बता दें। आज के लिए इतना ही, अगली किसी डायमंड जुबली फिल्म के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।